हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजी सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। आज का अपना जो टॉपिक है वो है संधारित्रों में पराविद्युतांक की व्यवस्था। अपन एप्सिलॉन आर या किसी भी माध्यम को अपन अगर संधारित्रों के बीच में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में रखें तो अपने पास में उसकी धारिता क्या क्या आएगी, तुल्य धारिताओं के मान अपने पास में क्या आएंगे, वो चीजें अपन आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना जो पहला हेडिंग है वो है जब किसी संधारित्र में अलग अलग पराविद्युतांक वाले पदार्थ समांतर क्रम में व्यवस्थित हो। क्या किया अपन ने, संधारित्र के बीच में अलग अलग पराविद्युतांक वाले पदार्थों को रख दिया है समांतर क्रम में। इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, क्षेत्रफल विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्षेत्रफल विभाजन हो रहा है। कैसे हो रहा है वो अभी अपन देखेंगे डायग्राम के थ्रू। अपने पास में यहाँ पर कोई समांतर क्रम संधारित्र है, ये लो बेटा, ये समांतर प्लेट संधारित्र है। ये अपन ने कोई समांतर प्लेट संधारित्र यहाँ पर बना लिया है, जहां पर एक तो क्या हो जाएगा, धनावेशित प्लेट हो जाएगी, एक प्लेट हो जाएगी ऋणावेशित प्लेट। तो ये तो धनावेशित हो गया, ये ऋणावेशित हो गया। दोनों के बीच की दूरी में ले लेता हूं डी। कितने ले लिए, दोनों के बीच की दूरी डी ले ली है। और इनकी जो प्लेटों का क्षेत्रफल है वो अपन ले लेंगे ए। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना ले लिया है, ए ले लिया है। अब इस संधारित्र में समांतर क्रम में अलग अलग पराविद्युतांक वाले पदार्थ अपन को भरने हैं। तो मैं यहाँ पर अलग अलग पराविद्युतांक वाले पदार्थ भर देता हूँ। एक तो हो जाएगा K1, एक हो जाएगा K2। इसका मतलब इनका जो क्षेत्रफल था उसका क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। अब ये तो हो गया a/2 क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल भी हो जाएगा a/2 क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ये लो बेटा, ये तो हो गया है K1 पराविद्युतांक वाला माध्यम और ये हो जाएगा K2 पराविद्युतांक वाला। तो अलग अलग पराविद्युतांक वाले दो माध्यम रख दिए ना अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में। तो ये समांतर क्रम में अपन ने रखे हैं, तो इनका क्या हो गया, यहाँ पर क्षेत्रफल विभाजन हो गया है। और अपन को पता है चालक प्लेट है यहाँ पर, और इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E = σ/ε0। क्या हो जाएगा, इधर विद्युत क्षेत्र चालक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, यहां पर अपन निकाल सकते हैं। चाहे तो अपन विद्युत क्षेत्र से निकाल सकते हैं, और अगर अपन चाहें तो धारिता C से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, ε0A/d होती है कि नहीं होती। अपन ने यहाँ पर माध्यम ले लिया है एप्सिलॉन, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, εA/d लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपन धारिता से ले लेते हैं, चलो इसको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = क्या होता है, ε0A/d होता है। और यहाँ पर C = ε0A/d है। ε0 क्या है, निर्वात है, और अपन ने तो यहाँ माध्यम रखा है, तो C = εA/d रख लेंगे। और एप्सिलॉन का मान क्या होता है बेटा, ε0 × εr होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर दें तो C = क्या हो जाएगा, ε0 × εr/d हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अपने इधर A अपने पास में पड़ा ही है, तो C = ε0 × εrA/d। इसे अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब अपन चाहें तो यहाँ εr1 εr2 रख सकते हैं, अपन चाहें तो K1 और K2 रख सकते हैं। इसकी जगह वो अपने पे डिपेंड करेगा। तो अभी अपन बात करेंगे K1 पराविद्युतांक वाले माध्यम की धारिता की, उसके बाद में K2 पराविद्युतांक वाले माध्यम की धारिता, फिर अपन दोनों के लिए तुल्य धारिता का मान यहाँ से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, K1 पराविद्युतांक वाले संधारित्र की धारिता, और इसके लिए संधारित्र की धारिता C1 = क्या हो जाएगा बेटा जी, अपने पास में ε0 × यहाँ पर अपने K1 माध्यम रखा है, K1
ए है क्षेत्रफल यहाँ तो पूरे संधारित्र के लिए, लेकिन इसके लिए तो a/2 हो गया था, क्षेत्रफल का विभाजन हो गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a/2 अपॉन डी है अपने पास में, तो ये डी आ जाएगा। तो C1 इक्वल टू क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट K1 a/2d, समीकरण नंबर 2। ऐसे ही K2 प्रावैधुतांक वाले संधारित्र की धारिता निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा K2 परावैद्युतांक वाले संधारित्र की धारिता। तो K2 परावैद्युतांक वाले संधारित्र की, हाँ जी बच्चों लाइट जाने की वजह से ऐसा हुआ है। तो K2 परावैद्युतांक वाले संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी अपने पास में, यहाँ पर C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K2 a/2 अपॉन डी हो जाएगा, और यहाँ पर C2 इक्वल टू a/2 था, तो एप्सिलॉन नॉट K2 a अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 2d हो जाएगा। ये ले लेते हैं अपन समीकरण नंबर 3। अब अपन देखें दोनों समांतर क्रम में है, तो C1 व C2 समांतर क्रम में है, तो तुल्य धारिता Cp बराबर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। C1 व C2 समांतर क्रम में है, अतः तुल्य धारिता, तो बेटा जी तुल्य धारिता का मान कितना आएगा अपने पास में Cp बराबर C1 प्लस C2 आएगा, और यहाँ पर अपन C1 प्लस C2 कर सकते हैं, और यहाँ पर C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा अपने पास में बताइए। Cp बराबर C1 का मान कितना है एप्सिलॉन नॉट K1 a/2d प्लस इधर एप्सिलॉन नॉट K2 a/2d, तो यहाँ पर Cp का मान अपने पास में क्या निकल कर आएगा एप्सिलॉन नॉट a/2d कॉमन ले लेंगे अपन, तो एप्सिलॉन नॉट a/2d तो कॉमन हो गया, बचेगा क्या अपने पास में K1 प्लस K2 बचेगा, तो ये हो जाएगी समांतर क्रम संधारित्र की धारिता। जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच में अलग अलग परावैद्युतांक माध्यम भरेंगे तो क्षेत्रफल विभाजन होगा, और उस वक्त धारिता का मान अपने पास में कितना आएगा Cp बराबर एप्सिलॉन नॉट a/2d K1 प्लस K2 आएगा, समीकरण नंबर 4। अभी अपन देखेंगे जब ये श्रेणी क्रम में व्यवस्थित हो, इसका मतलब दूरी विभाजन की अपन बात करने जाएंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चा अपने पास में जो सेकंड हेडिंग है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए वो है जब किसी संधारित्र में अलग अलग परावैद्युतांक वाले पदार्थ श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में रखने अपन श्रेणी क्रम में व्यवस्थित हो तो धारिता कितनी होगी। तो यहाँ पर दूरी का विभाजन करेंगे अपन, दूरी विभाजन की बात करने जा रहे हैं, तो सेम प्रोसेस होगी अपने पास में, एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस श्रेणी की समांतर की जगह श्रेणी क्रम की बात करेंगे। अपने पास में वही कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, तो यहाँ पर वही कोई समांतर प्लेट संधारित्र बना लेते हैं जिनकी प्लेटों का क्षेत्रफल A हो जाएगा। एक धनावेशित प्लेट है, एक ऋणावेशित प्लेट है, इसकी टोटल दूरी अगर D है तो अपन ने क्या कर दिया यहाँ पर श्रेणी क्रम में रखा है, तो ये तो K1 परावैद्युतांक वाला माध्यम हो गया, ये K2 परावैद्युतांक वाला माध्यम हो गया है, ये K1 ले लिया है अपन ने, ये K2 ले लिया है, तो ये हो जाएगा इधर d/2 और ये भी इधर कितना हो जाएगा बेटा जी d/2 हो जाएगा। तो दूरी का अपन ने विभाजन कर लिया है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो अपन को पता ही है कितनी होती है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/d होती है, एप्सिलॉन माध्यम रखा है तो एप्सिलॉन A/d हो जाएगी। तो वही सेम केस चलेगी अपने पास में, इधर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है बेटा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d होती है। यहाँ एप्सिलॉन माध्यम लिया है तो एप्सिलॉन A/d हो जाएगा। एप्सिलॉन इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइनली अपने पास में एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r A/d हो जाएगा। वही समीकरण नंबर 1। ये तो अपन ने समांतर क्रम में भी यहाँ तक किया है। अब K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम की धारिता,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K1 पराविद्युतांक वाले संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी बेटा जी, यहाँ अपने पास में C1 इक्वल्स टू वही सेम यही रहेगा अपने पास में। तो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की जगह K1 माध्यम लिया है तो K1 A अपॉन डी बाई टू। इस बार अपन ने दूरी का विभाजन किया था तो कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट K1 A अपॉन डी बाई टू था तो 2 ऊपर चला जाएगा, D हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ऐसे ही K2 पराविद्युतांक वाले संधारित्र की धारिता अपन निकाल लेंगे। तो K2 पराविद्युतांक वाले संधारित्र की धारिता, और K2 पराविद्युतांक वाले संधारित्र के लिए C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K2 पराविद्युतांक A अपॉन डी बाई टू। दूरी विभाजन हो गया, 2 ऊपर चला जाना है तो 2 एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन डी हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो C1 व C2 किसमें हो गए बेटा जी, श्रेणी क्रम में हो गए हैं। तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो C इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। ये अपन ने सोल्व कर लिया था पहले ही। तो C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य धारिता कितनी हो गई बेटा, C इक्वल्स टू C सीरीज हो गया अपने पास में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो यहां से अपन इसको कंटिन्यू आगे सोल्व कर सकते हैं। तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, C सीरीज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू क्या है अपने पास में 2 एप्सिलॉन नॉट K1 A अपॉन D इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन D अपॉन अपने पास में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 तो 2 एप्सिलॉन नॉट K1 A अपॉन D प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन D। तो इसको अपन और आगे सोल्व करें तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए बेटा जी, ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर K1 K2 अपॉन D स्क्वायर, ये सोल्व हो चुका है, अपॉन ये हो जाएगा इधर 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन ले लेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन ले लिया है, इधर हो जाएगा K1 प्लस K2 हो जाएगा अपने पास में। क्या क्या चेंज कैंसिल हो रहा है, D से एक D कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल कर देंगे, एक एप्सिलॉन नॉट A से एक एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में C सीरीज कितना आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन D अपने पास में था, और साथ में अपॉन में क्या बचा K1 प्लस K2 बचा है। तो अपन इसको और कैसे लिख सकते हैं इसके बाद में, फिर 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D या फिर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है कि नहीं होती, तो 2 को उधर लेके चले जाओ, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको और कैसे लिख सकते हो, एक फाइनल फॉर्मूला ये हो गया है अपना। दूसरा अपन देखिए C सीरीज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो चुकी है, क्या हो जाएगा 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 हो जाएगा। ओके बेटा जी, तो ये हो जाएगी श्रेणी क्रम संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन जब संधारित्र के मध्य अलग अलग पराविद्युतांक वाले पदार्थ व्यवस्थित हो। इसका मतलब अपन ने यहाँ पर दूरी विभाजन की बात कर ली है। तो ये था श्रेणी क्रम संयोजन के लिए और समांतर क्रम संयोजन के लिए। अगले लेक्चर में अपन ऐसे ही आगे डिस्कस करेंगे आवेशों का पुनर्वितरण चालकों के अंदर, और साथ में ही ऊर्जा हानि की अपन बात करेंगे जो अपना इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट होगा। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद।